हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली यूपी ट्रिपल एससी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल हिट कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है पूरा पाषाण युग, ऑप्शन बी है नवपाषाण युग, ऑप्शन सी है ताम्र पाषाण युग एंड ऑप्शन डी है लौह युग। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन सी, ताम्र पाषाण युग। चारकोलिथिक युग जो है इसको ताम्र पाषाण युग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए है आर्यभट्ट ने, ऑप्शन बी है बाणभट्ट ने, ऑप्शन सी है विष्णुगुप्त ने एंड ऑप्शन डी है परिमल गुप्त ने। तो हर्षचरित्र पुस्तक जो है यह किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाणभट्ट। बाणभट्ट ने जो है हर्षचरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? ऑप्शन है अफगानों ने, ऑप्शन बी है अंग्रेजों ने, ऑप्शन सी है मुगलों ने एंड ऑप्शन डी है रोहिलों ने। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन ए, अफगानों ने। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को अफगानों ने हराया था। और पानीपत के कितने युद्ध हुए थे? तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध कब हुआ था? पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। 1526 में हुआ था। 21 अप्रैल 1526 हुआ था। यह किसके और किसके बीच हुआ था? तो यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें विजय किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 5 नवंबर 1556 में हुआ था। और यह किसके मध्य हुआ था? यह बैरम खान जो अकबर के सेनापति थे और हेमू के बीच हुआ था। इसमें विजेता जो थे वो अकबर थे। और ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया। ये तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो तृतीय युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 को। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें विजयी अब्दाली थे। अहमद शाह अब्दाली की इसमें विजय हुई थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। और पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है ये 5 नवंबर 1556 को हुआ था, जिसमें अकबर का सेनापति बैरम खां और हेमू के बीच मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें विजेता जो थे वो अकबर थे। और पानीपत का तृतीय युद्ध जो है ये 14 जनवरी 1761 को हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें विजेता थे अहमद शाह अब्दाली। तो इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। तो इसे क्वेश्चन नंबर 4 है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए है लखनऊ से, ऑप्शन बी है झांसी से, ऑप्शन सी है मेरठ से एंड ऑप्शन डी है कानपुर से। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन सी, मेरठ से। 1857 की जो क्रांति थी यह मेरठ से सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? ऑप्शन ए है वेलेजली ने, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड डफरिन ने। तो इस्तमरारी बंदोबस्त जो है यह किसने लागू किया था? तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है विवेकानंद को, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर को एंड ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती को। तो भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है,
महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? ऑप्शन ए है सेवाग्राम से, ऑप्शन बी है दांडी से, ऑप्शन सी है सूरत से एंड ऑप्शन डी है वर्धा से। तो महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दांडी से। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह दांडी से प्रारंभ हुआ, 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। ऑप्शन ए है उड़ीसा में, ऑप्शन बी है बंगाल में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में एंड ऑप्शन डी है महाराष्ट्र में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है गाइज ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, महाराष्ट्र से संगठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? सुभाष चंद्र बोस को जो है देश नायक किसने कहा था? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी ने कहा था, ऑप्शन बी है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर एंड ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक जो है किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन सी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 एंड ऑप्शन डी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है भारत में, ऑप्शन बी है तिब्बत में, ऑप्शन सी है नेपाल में एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल में। नेपाल में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत स्थित है, नेपाल में। और आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है बुध, ऑप्शन सी है मंगल एंड ऑप्शन डी है शनि। तो किसके चारों ओर वलय है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शनि। शनि के चारों ओर वलय है। क्वेश्चन नंबर 13 है, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तमिलनाडु में जो ठंडियों में भी वर्षा क्यों होती है, तो इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी मानसून से, ऑप्शन बी है बंगाल की खाड़ी में उठे हुए तूफान से, ऑप्शन सी है दक्षिण पूर्व मानसून से या फिर ऑप्शन डी है दक्षिण एशिया मानसून से। तो तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तो इसका कारण है गाइस ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी मानसून से। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण ही तमिलनाडु में ठंडियों में भी वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नर्मदा की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा किस ओर बहने वाली नदी है? ऑप्शन ए है दक्षिण, ऑप्शन बी है पूर्व, ऑप्शन सी है पश्चिम एंड ऑप्शन डी है उत्तर। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन सी, नर्मदा जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण क्षेत्र है। ऑप्शन है 21.71%, ऑप्शन बी है 22.72%, ऑप्शन सी है 26.59% एंड ऑप्शन डी है 19.51%। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन ए, 21.71%। 2021 के अनुसार देश का कुल वनावरण क्षेत्र जो है 21.71% है। सबसे ज़्यादा वन स्थित कौन से प्रदेश में है? तो ये एमपी में, सबसे ज़्यादा एमपी में वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है,
भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है? ऑप्शन ए है भारत सरकार, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है नीति आयोग एंड ऑप्शन डी है भारत के प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। भारतीय आर्थिक समीक्षा जो है यह वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा था? मक्का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है कर्नाटक में, ऑप्शन सी है पंजाब में एंड ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। इसमें आप लोग पंजाब मत लगा दीजिएगा क्योंकि वहाँ भी मक्का उत्पादन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन जो है कर्नाटक में होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, कर्नाटक। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जीएसटी क्या है? एक प्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन बी है एक अप्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन सी है एक कॉरपोरेट टैक्स है, ऑप्शन डी है एक नगर निगम कर है, एक नगर निगम कर है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है जीएसटी क्या है? तो इसका सही आंसर है गाइज एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है ये। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है और यह कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू की। जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया था। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म है। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। पहली बार कौन से राज्य में लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर है असम। असम में पहली बार जीएसटी लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए है निर्मला सीतारमन, ऑप्शन बी है अमिताभ कांत, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी एंड ऑप्शन डी है राजीव कुमार। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है यह हमेशा प्रधानमंत्री ही होता है। तो प्रेजेंट टाइम में जो प्रधानमंत्री हैं ये नरेंद्र मोदी हैं, तो इसीलिए इसके अध्यक्ष जो हैं ये नरेंद्र मोदी ही हैं। तो इसका सही आंसर है नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो ऑप्शन ए है 1939, ऑप्शन बी है 1949, ऑप्शन सी है 1959 एंड ऑप्शन डी है 1969। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, 1949। भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है ये 1949 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 26 जनवरी को, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर को, ऑप्शन सी है 21 अप्रैल को एंड ऑप्शन डी है 24 अप्रैल को। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है गाइज ऑप्शन डी, 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लेक्चर को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए है लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, ऑप्शन बी है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन बी, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन बी,
क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है? अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, एंड ऑप्शन डी अनुच्छेद 48 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 जो है इसका संबंध कृषि एवं पशुपालन संगठन से है। कृषि एवं पशुपालन संगठन से किसका संबंध है? अनुच्छेद 48 का। अनुच्छेद 48 का संबंध कृषि एवं पशुपालन संगठन से है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण ये आर्टिकल 50 में है। आर्टिकल 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, और आर्टिकल 48 में है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आर्टिकल 50 जो है ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, और ये कृषि एवं पशुपालन संगठन तो इम्पोर्टेंट है ही। क्वेश्चन नंबर 24 है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो आप लोग पहले बताइए कि अनुसूचियाँ कितनी होती हैं। तो अनुसूचियों की संख्या जो है 12 है, और मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। और केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन ए 7वीं में। 8वीं में है राजभाषा 8वीं अनुसूची में है, और केंद्र राज्य का संबंध यह 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? लोकसभा का जो कोरम होता है ये कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? ऑप्शन ए है 1/3, ऑप्शन बी है 1/5, ऑप्शन सी है 1/11, एंड ऑप्शन डी है 1/10। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है गाइज ऑप्शन डी 1/10। लोकसभा का जो कोरम संख्या का कुल सदस्य होता है वह 1/10 होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ़ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर होता है, क्या होता है? अगर किसी बर्तन में जो बर्फ़ है वो अगर पिघलेगी, किसी बर्तन में अगर मान लीजिए बर्फ़ रखी हुई है, अगर वह पिघलेगी तो उसका आकार कैसा रहेगा? बढ़ जाएगा या फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा या फिर घटेगा? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन बी, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब बर्फ़ उसमें रखी जाती है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जब उसका पानी पिघलता है तो वह उतना ही रहता है जितनी की बर्फ़ होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन बी, कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सोल्डर किन दो धातुओं से मिश्र धातु है? सोल्डर जो है यह किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है? ऑप्शन ए है जिंक और सीसा, ऑप्शन बी है जस्ता और तांबा, ऑप्शन सी है टिन और जस्ता, एंड ऑप्शन डी है टिन और सीसा। तो जो सोल्डर है ये किन दो धातुओं का मिश्र धातु है? तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन डी, टिन और सीसा। टिन और सीसा ये दो धातुओं से मिलकर बना मिश्र धातु कौन सा है? सोल्डर जो है टिन और सीसा से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक है? ऑप्शन ए है पारा, ऑप्शन बी है सीसा, ऑप्शन सी है चांदी, एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक जो होता है यह है चांदी। चांदी उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिग्रह भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है लवक, ऑप्शन बी है सूत्रकणिका, ऑप्शन सी है गाल्जी काय, एंड ऑप्शन डी है कोशिका भित्ति। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है गाइज ऑप्शन बी, सूत्रकणिका। सूत्रकणिका को कोशिका का शक्तिग्रह भी कहा जाता है, सूत्रकणिका को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसे आप लोग नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको नोट डाउन नहीं करना है तो इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। स्कर्वी एक बीमारी है जो गंभीर और स्थायी कमी के कारण होती है। तो ये कौन सी विटामिन की कमी के कारण होती है? तो ऑप्शन ए है विटामिन के, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन सी एंड ऑप्शन डी है विटामिन बी। तो स्कर्वी जो है यह विटामिन सी के कारण होता है। स्कर्वी स्कर्वी जो बीमारी है यह विटामिन सी के कारण होती है। और विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग हो जाता है, रतौंधी। और विटामिन के कारण रक्त का विटामिन के कारण। और विटामिन बी के कारण बेरी रोग किसके कारण होता है? विटामिन बी के कारण। और विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग होता है। और विटामिन के रक्त का थक्का। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है रक्त का थक्का किसके कारण, किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन के। और स्कर्वी रोग विटामिन सी और रतौंधी विटामिन ए। और विटामिन सी जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका होता है स्कारबिक अम्ल विटामिन सी का होता है स्कारबिक अम्ल। विटामिन सी का स्कारबिक अम्ल होता है। और विटामिन ए का रेटिनाल होता है, रेटिनाल ये विटामिन ए का है, विटामिन ए का। और ये विटामिन के का फ्लिकोनिन, विटामिन के का होता है फ्लिकोनोन, ये विटामिन के का होता है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि विटामिन के का रासायनिक नाम बताइए, या फिर विटामिन सी का बताइए, या फिर विटामिन ए का बताइए, विटामिन बी का बताइए। और विटामिन बी का थायमीन होता है, थायमीन। विटामिन बी का थायमीन होता है। इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।